इस वीडियो में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों में जो कि 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है 2020 और 21 सत्र में कोविड-19 महामारी के कारण, उस पर चर्चा करेंगे कि 30% पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने होंगे और साथ ही कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। तो आइए देखते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। गद्य में तो क्या लिखूं जो शीर्षक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, वो आपको नहीं पढ़ना है इस साल। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का एक चैप्टर है, यह भी आपको इस साल नहीं पढ़ना है। साथ ही पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती द्वारा रचित शीर्षक है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और साथ ही पानी में चंदा और चांद में आदमी, ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो आप उसमें टिक कर लें कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं गद्य में, और साथ ही कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो काव्य में सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है, महादेव वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति नहीं पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी शीर्षक नहीं पढ़ना है आपको, केदारनाथ सिंह का नदी नहीं पढ़ना है, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल नहीं पढ़ना है। यानी काव्य में आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। चंद्रलोक में प्रथम बार, वर्षा सुंदरी के प्रति, तीसरा जवानी, चौथा नदी, युवा जंगल, पांचवा, ये 5 शीर्षक आपको नहीं पढ़ने हैं। पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, अपना सिलेबस निकाल लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे टिक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो कहीं नोट कर लीजिए। संस्कृत हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें से आपको केन किम वर्धते, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है इस साल, और अन्योक्ति विलास, ये 2 चैप्टर आपको सिर्फ संस्कृत में नहीं पढ़ने हैं। साथ ही संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आपको नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है, सर्वनाम में तद और युष्मद नहीं पढ़ना है, धातु रूप में दृश्य और पज को नहीं पढ़ना है। अब देखिए उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। यानी कि विषय हिंदी कक्षा 10 के लिए जो पूर्णांक 100 अंक का पेपर आएगा उसका प्रारूप कैसा होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या कितने कितने अंक का इस साल पूछा जाएगा। तो 70, आपको ज्ञात हो कि 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और साथ ही 30% प्रोजेक्ट कार्य पर दिया जाता है। तो 70% की जो 70 नंबर का जो लिखित परीक्षा होता है, उस 70 नंबर में कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इस साल प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा 70 अंक के लिए। देखिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित संक्षिप्त परिचय में आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। दूसरा, हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय आपसे रीतिकाल तथा आधुनिक काल का पूछा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय हो सकते हैं या अति लघु हो सकते हैं, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होगा। अब देखिए आगे, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि गद्यांश दिया होता है और आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न दे दिया कि संदर्भ लिखिए प्रस्तुत गद्यांश का, दूसरा प्रश्न दे दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रश्न मान लीजिए कि उसी गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो 3 प्रश्न आएंगे, उसके लिए आपको 3 प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा, यानी टोटल 6 नंबर का आपको पूछा जाएगा इसमें। अब देखिए काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के लिए 6 अंक निर्धारित होंगे। संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, व्याख्या करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और काव्य सौंदर्य उस पद्यांश का लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी टोटल मिलाकर काव्य
काव्यांश की अगर आप संदर्भ सहित व्याख्या किए तो आपको 6 नंबर प्राप्त होगा। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं कि संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे देखते हैं निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा और साथ ही उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। इसके लिए भी 3-3 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का होगा। आगे देखिए संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक पूछा जाएगा। श्लोक आता है वो 2 नंबर का होगा, जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो ऐसा श्लोक आपको लिखना होता है। 4 लाइन की आप लिख लीजिए श्लोक, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आज से ही आप याद करना लगभग शुरू कर दीजिए, आसानी से आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर भी आपको संस्कृत में देना होता है। ठीक है, इसके लिए भी 2 अंक मिलेंगे, यानी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही देना होता है और इस पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखिए चर्चा कर लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। यानी कि आपका ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से रस में हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अलंकार में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार में से कोई एक पूछ सकता है, इसे आप लिखेंगे तो 2 अंक आपको मिलेगा। साथ ही छंद में सोरठा, रोला, जिसका लक्षण, उदाहरण, पहचान आपको कोई एक लिखना होगा सोरठा या रोला में, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होगा। यानी काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद में से कोई एक एक पूछेगा, इसके लिए 2-2 अंक निर्धारित होंगे। इन तीनों में के 2-2 अंक को अगर आप मिला लें तो 6 अंक टोटल बनेगा। आगे देखिए हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्वों में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग के 3 उपसर्गों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना होता है, इसके लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। इसी तरह से प्रत्यय, 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको बनाने होते हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। समास, द्वंद्व या द्विगु समास में से कोई एक पूछ सकता है, इसकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। साथ ही तत्सम शब्द पूछ देगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। पर्यायवाची पूछेगा 2 अंक का, वो भी आप पे, यानी कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्वों में आपको 11 अंक प्राप्त होते हैं, अगर इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, इस पर वर्क कर लें आप तो। अब देखिए संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, संधि में यड़ संधि पर सिर्फ यड़ संधि आपको पूछेगा, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, इसके लिए 2 अंक होंगे। शब्द रूप सभी विभक्ति एवं वचनों के लिए संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी, इसका आप शब्द रूप याद करेंगे तो इस पे भी 2 नंबर, कोई भी चीज़ पूछ सकता है कि इसकी विभक्ति वचन बताइए। ठीक है, तो 2 अंक इसमें मिलेगा। धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग, लकारों में पठ और हस धातु को याद करना होगा आपको। इस पर हम वीडियो बनाएंगे आगे, आसानी से आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, उसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, यानी कि 2 हिंदी के सरल वाक्य होंगे, उसका संस्कृत में अगर आप अनुवाद करते हैं तो 2 अंक उस पर भी मिलेगा। यानी कि संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से संबंधित इतने टॉपिक आपको दिए जाएंगे, इसके लिए निर्धारित अंक 8 होगा। अब देखिए निबंध रचना में वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित कोई भी एक निबंध लिखना होगा आपको, और निबंध के लिए निर्धारित अंक 6 है। अगला देख लेते हैं खंड काव्य का संक्षिप्त कथा वस्तु आपको लिखना होगा, या घटनाएं लिखनी होगी, या चरित्र चित्रण किसी एक पात्र का करना होगा, उसके लिए 3 अंक निर्धारित है। खंड काव्य आप लोग का अग्र पूजा है, इस पर पहले ही वीडियो बन चुका है, अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो ये एक कहानी की तरह है, आसानी से आपको याद हो सकता है, या नोट करके आप याद कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दें, वहाँ से आप आसानी से याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, ताकि आपका ये एक तैयार हो जाए विषय। और खंड काव्य आप लोग का अग्र पूजा है प्रयागराज वालों के लिए, और जो भी जिस जिले का है हमसे बता सकता है, हम उस जिले का खंड काव्य आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं खंड काव्य के लिए। आंतरिक मूल्यांकन में
30 अंक का होता है आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क होता है, ये स्कूल करवाता है। इसमें देख लीजिए 10 अंक के लिए वाचन, भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि पर 10 नंबर मिलते हैं आपको। द्वितीय 10 अंक व्याकरण संबंधी आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, उस पर मिलते हैं। तृतीय 10 अंक सृजनात्मक, निबंध, नाटक, कहानी, कविता, अपठित आदि से संबंधित 10 अंक आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी यह पूरा 100 नंबर का प्रारूप रहा परीक्षा पत्र का, प्रश्न पत्र का, कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए कि कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और जो जो पाठ आपको पढ़ने हैं उस पर टिक कर लीजिए। देखिए कौन कौन से पाठ आपको इस सत्र के लिए, केवल इस सत्र के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है देश में और पठन पाठन कार्य अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, इस वजह से 30% कोर्स घटाए गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आपको अब हम बता रहे हैं। अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें तो वहाँ पर टिक कर लें कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो गद्य में आपको मित्रता चैप्टर पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा ममता कहानी आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का आपको पढ़ना है। अजंता शीर्षक आपको पढ़ना है भगवत शरण उपाध्याय का। यानी 4 चैप्टर गद्य में सिर्फ आपको पढ़ने हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। अगला देख लीजिए, काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग व वन पद पर आपको पढ़ना है। रसखान का सवै और कवित पढ़ना है। बिहारी लाल का भक्ति नीति पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर ये पढ़ना है आपको। महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ना है। अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है यह पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी पढ़ना है। यानी कि काव्य में आपको धनुष भंग वन पथ पर पढ़ना है, सवै कवित पढ़ना है, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर, हिमालय से, चींटी, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर, भाषा एकमात्र अनंत है और हल्दी घाटी। इतने सारे शीर्षक आपको पढ़ने हैं काव्य में, इसे भी आप टिक कर लें। देख लीजिए संस्कृत हेतु कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो वाराणसी चैप्टर आपको पढ़ना है संस्कृत में। देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है। छांदोग्योपनिषद षष्ठो उपाध्याय पढ़ना है आपको। भारतीय संस्कृति पढ़ना है। वीर वीरेण पूज्यते अरुण श्रेष्ठ केतु संवादा आपको पढ़ना है। जीवन सूत्राणी पढ़ना है। यानी इतने शीर्षक संस्कृत में आपको पढ़ने हैं, इसे भी आप टिक कर लीजिए अपने पाठ्य पुस्तक में। और खंड काव्य में जिलेवार यानी प्रयागराज से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपको खंड काव्य में अग्र पूजा पढ़ना है। और अलग अलग जिले के लिए अलग अलग चीज़ें निर्धारित हैं। ठीक है, आप ये लिस्ट देख लें, या आप PDF भी हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस ज़िले से आप संबंधित हैं उस ज़िले का खंड काव्य देख लीजिए कि कौन सा खंड का, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य है या किस किस ज़िले के लिए है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव के लिए यह है। अगर आप प्रयागराज से संबंध रखते हैं तो आपके यहाँ खंड काव्य अग्र पूजा चलता है प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मथुरा में। तो इस तरह से जिस भी ज़िले से आप संबंध रखते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। ये सब खंड काव्य का नाम है और यह सब इधर जिला दिया गया है कि जिस भी ज़िले से संबंध रखते हैं कौन सा खंड काव्य चलता है, आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नोट दिया गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो यही आपके लिए था। अब हम आगे प्रारंभिक हिंदी पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।